अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में पिछले 10 दिनों से एक जंग चल रही थी और अब एक अच्छी खासी तबाही मचाने के बाद वो जंग थम चुकी है। देखिए, दो देशों के बीच में जब कोई भी इशू होता है तो ऑब्वियसली वहाँ नुकसान दोनों ही देशों का होता है, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा पावरफुल है उसका नुकसान कम होता है और जो वीक है उसका ज़्यादा होता है। अब इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में पिछले 10 दिनों में ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें अगर हम इज़राइल के नुकसान को देखें तो इज़राइल का एक आयरन डोम है जो हमास से आने वाले मिसाइल्स को आसमानों में रोक लेता है, उन्हें ख़त्म कर देता है, ध्वस्त कर देता है। अब इस आयरन डोम्स के ऊपर पिछले 10 दिनों में जो भी स्पेंड्स हुआ है वो इज़राइल का नुकसान है। दूसरी तरफ फ़लस्तीन के नुकसान को अगर हम देखें तो वहाँ 60 बच्चों सहित 250 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और जो बमबारी में इमारतें ध्वस्त हुई हैं उनमें बहुत सारे स्कूल भी थे, जिसकी वजह से 6 लाख से ज़्यादा बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित हो चुके हैं। 11 लाख लोग बिजली और पानी की सप्लाई खो चुके हैं और जो मिसाइल हमास ने इज़राइल पर दागे हैं उसमें एक मिसाइल की वैल्यू 22,000 से 45,000 रुपये के बीच में है। आप एवरेज पकड़ लीजिए कि एक मिसाइल की वैल्यू 35,000 रुपये है। अब कुल 4,000 मिसाइल छोड़े गए हैं, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 35,000 को 4,000 से, तो ये होते हैं 14 करोड़ रुपये, यानी 14 करोड़ रुपये का सीधा सीधा सा ये नुकसान है। ये सारा नुकसान हुआ है इस लड़ाई में फ़लस्तीन का। अब देखिए, एक देश फाइनेंशियली अपने आप को रिकवर कर भी लेता है, लेकिन जो लोग मरे हैं वो तो कभी वापस नहीं आने वाले। और इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई का जो बेसिकली एक रीज़न है वो हमें इस नतीजे पर लेकर जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ रुकी है, ख़त्म नहीं हुई है, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं अपन अल्प विराम। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहली कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में शुरुआत से लड़ाई होती आ रही है, इसकी मेन वजह क्या है। दूसरी कि जब भी इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में लड़ाई होती है मुसलमान हमेशा फ़लस्तीन के साथ क्यों खड़े होते हैं। और तीसरी, भारत में ही कुछ लोग इज़राइल का सपोर्ट क्यों करते हैं। अगर इस पूरी लड़ाई को हम थोड़ी सी आसान भाषा में समझें तो देखिए, यहूदियों के पास खुद का कोई देश नहीं था और वो यहाँ से वहाँ बंजारों की तरह भटकते थे। इतिहास के पन्नों में हमें मिलता है कि फ़लस्तीन के यरूशलेम में इनका एक पुराना मंदिर था जिसे रोमन्स ने तोड़ दिया था। अब वहाँ एक दीवार बची है जिसकी ये पूजा करते हैं और उसे वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। और वेस्टर्न वॉल के पास में मस्जिद अक्सा है, जिसे हम बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, क़िबला-ए अव्वल भी कहते हैं, क्योंकि उसी की तरफ मुँह करके पहले नमाज़ पढ़ी जाती थी। बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का दिल है और मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे अहम और पाकीज़ा जगह है। बहुत सारे नबी फ़लस्तीन की इस ज़मीन के नीचे आराम कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस जगह से, चाहे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का सफ़र हो या तमाम नबियों का आपके पीछे नमाज़ पढ़ना हो, हज़रत मरियम की विलादत हो या ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर हो, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब में खड़े होकर अल्लाह से औलाद के लिए दुआएं मांगना हो, और ऐसे कुरान के बहुत सारे तारीख़ी वाक़ये यहीं पर हुए हैं। मस्जिद अक्सा की तामीर का काम सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुरू किया और बाद में अलग अलग मौक़ों पर ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग नबियों ने इसकी तामीर का काम करवाया। बाद में इस पर गालिबन यहूदियों ने, रोमन्स ने कब्ज़ा कर लिया, जिसे बाद में मुसलमानों के एक बहुत मज़बूत खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़तह किया, जिसके बाद ये लगभग 4 सदियों तक मुसलमानों की हिफाजत में रही और फिर दोबारा इसे मुसलमानों से छीन लिया गया, जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे फ़तह किया और फ़तह करने के बाद उन्होंने मस्जिद अक्सा की हिफाजत में लगातार 4 साल तक जंग की। अब इससे रिलेटेड हिस्ट्री के अगर हम और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो फाइनली 1948 में अंग्रेज़ों ने जब फ़लस्तीन को आज़ाद किया तब इसमें से उन्होंने 2 देश बना दिए। पहला फ़लस्तीन तो था ही और दूसरा बना दिया उन्होंने इज़राइल। इज़राइल पढ़ लिख कर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया और उसने ख़ुद को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित कर लिया, जिसके पास सभी हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटम बॉम्ब्स हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीन
वो जहाँ था वहीं रह गया। उसके पास ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई हथियार हैं, ना कोई न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब इजराइल विस्तारवाद की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका मकसद है दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना और अपनी सीमाओं का विस्तार करना। और इसी मकसद को पूरा करने के इंटेंशन के साथ इजराइल फ़लस्तीन से लड़ता है और उसकी ज़मीन छीनता है। लेकिन वो कभी भी फ़लस्तीन पर आगे से हमला नहीं करता है, क्योंकि उसे ग्लोबल स्केल पर अपनी इमेज को भी तो मेंटेन रखना है। तो वो फ़लस्तीन को उकसाता है, और जब फ़लस्तीन उस पर रिएक्ट करते हैं तब बदले में इजराइल इतना बड़ा हमला कर देता है जिसकी कीमत फ़लस्तीन को अपनी ज़मीन गंवाकर चुकानी पड़ती है। इसी स्ट्रेटजी के सहारे इजराइल फ़लस्तीन से उसकी कुल ज़मीन का 85% हिस्सा छीन चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि एक देश के लिए 85% जाना और 15% बचना क्या होता है। अगर आप इजराइल और फ़लस्तीन का मैप देखेंगे और फिर इसे पुराने मैप से कंपेयर करेंगे, तब आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि पिछली एक शताब्दी में फ़लस्तीन ने क्या खोया है और इजराइल ने क्या लूटा है। इस मैप में जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है वो फ़लस्तीन है, और जो वाइट नज़र आ रहा है ये वो ज़मीन है जो यहूदियों को मिली थी। अब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है कि इन दोनों देशों में से कौन सही है और कौन गलत है, इस मैप को देखने के बाद एक LKG का बच्चा तुतलाती हुई ज़ुबान में आपको बता देगा कि सही कौन है और गलत कौन है। और ये सिर्फ फ़लस्तीन की बात नहीं है, बल्कि आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो ग्रेटर इजराइल का जो रियल एजेंडा है उसमें मक्का, मदीना, सीरिया और तुर्की तक अपनी सीमाओं का विस्तार करना शामिल है। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो एक शरीर की तरह हैं कि पूरे शरीर में कहीं पर भी चोट लगे लेकिन दर्द हमें ही होता है। ठीक वैसे ही पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है या कोई भी उन्हें परेशान करता है, सताता है, तो हम ऑटोमेटिकली खुद को इमोशनली उनके साथ खड़ा महसूस करते हैं। और स्पेसिफ़िकली फ़िलिस्तीनियों के लिए हमारे हाथ दुआओं में ज़्यादा इसलिए उठते हैं क्योंकि वो हमारे वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए क्या मुकाम रखता है। वो ये जानते हैं कि उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुकाबला दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़ाई लड़ने के लिए ताकत की नहीं, हौसले की ज़रूरत पड़ती है। और ये हौसला आपको हर फ़िलिस्तीनी मुजाहिद में नज़र आएगा, चाहे वो गिरफ़्तार नौजवानों के मुस्कुराते हुए चेहरे हों या घायल बच्चों की मुस्कान हो। जब इजराइल की एक ख़राब मिसाइल आकर गिरती है और पास खड़े फ़िलिस्तीनी बच्चे उस मिसाइल के ऊपर बैठकर खेलने लगते हैं, तब उन बच्चों की मासूमियत आपसे कुछ कहती है। जानते हैं क्या कहती है? वो ये कहती है कि दुनिया की कोई सुपर पावर कंट्री हमें हरा नहीं सकती। तो ये जो उनका ईमान है, गलत को गलत कहने का जो जज्बा है, जुनून है, और दुश्मन को आंखें दिखाने का जो हौसला है, ये हमें उनके साथ खड़ा करता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया का हर एक मुसलमान हमेशा फ़लस्तीन के साथ था और हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहेगा। देखिए, इस्लामिक कंट्रीज़ फ़िलिस्तीन के साथ हैं और उनके फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होने की वही वजह है जो एक आम मुसलमान के फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होने की वजह है। भारत फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि भारत का अरब देशों के साथ एक बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन है, एक व्यापारिक संबंध है। अरब देशों के साथ में भारत का एक साल का लगभग 120 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 18 से 20% है। जबकि इजराइल के साथ में भारत का केवल 5 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जो इसके कुल व्यापार का 1% भी नहीं है। तो इस्लामिक कंट्रीज़, भारत और पूरी दुनिया के सभी मुसलमान फ़लस्तीन के सपोर्ट में हैं और दूसरे धर्मों के बहुत सारे लोग फ़लस्तीन के सपोर्ट में हैं। और देखिए, फ़लस्तीन का सपोर्ट करने के लिए आपको मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ़ एक अच्छा इंसान होने की ज़रूरत है। लेकिन जहां आधी से ज़्यादा दुनिया फ़लस्तीन के सपोर्ट में है, वहीं पर भारत के कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और रीज़न बड़ी सीधी सी बात है कि भारत में एक वर्ग ऐसा है, पूरा धर्म नहीं, सिर्फ एक वर्ग, कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सही क्या है और गलत कौन है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मुसलमान किसका विरोध कर रहे हैं, और जिसका भी मुसलमान विरोध कर रहे होते हैं, ये वर्ग फ़ौरन उसे अपना
बना लेता है, फिर चाहे वो कोई कंट्री हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। अच्छा, मुसलमान फ़लस्तीन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अपने कुछ लॉजिकल रीज़न्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन आप अगर किसी अंधभक्त से ये पूछेंगे कि वो इज़राइल का सपोर्ट क्यों कर रहा है, तब इस सवाल को पूछने के बाद आपको कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। अब ये जो लोग इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे अगर ये पूछा जाए कि भारत की कुछ ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है और कुछ ज़मीन के ऊपर चीन ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो हमें वो ज़मीन छोड़ देनी चाहिए, तो ऑब्वियसली ये कहेंगे कि हम ऐसे कैसे अपनी ज़मीन छोड़ देंगे, ये क्या बात हुई। लेकिन इन मासूम लोगों को ये नहीं पता कि जब ये इज़राइल का सपोर्ट करते हैं, तब ये भारत पर हुए इस पूरे अतिक्रमण को सही ठहराते हैं, क्योंकि इज़राइल यही सब तो कर रहा है। खैर, अंधभक्तों को जिस दिन इतने लॉजिक समझ में आने लग गए, तब वो सब कुछ होंगे सिवाय अंधभक्त के। तो दोस्तों, आप गलत को गलत कहते रहिए, हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहिए। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में। इमरान प्रतापगढ़ी की 4 लाइनें जो फ़लस्तीन के ऊपर उन्होंने पढ़ी हैं, उनके साथ आपको छोड़े जाता हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अवाबिल बन जाएंगे।